हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की क्विक रिवीजन, दैट इज़ पेपर नंबर 8 CA फाइनल एग्ज़ाम्स। सो हमने लास्ट छोड़ा था जॉब वर्क पे कि जॉब वर्क पे अगर गुड्स जाते हैं तो उसको कैसे लेते हैं, अगर आपने कैपिटल गुड्स भेजे हैं और अगर आपने इनपुट्स भेजे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पेज नंबर आप निकाल लें 10, अगर आपके पास यही है सेम PDF। ठीक है, तो अगर आप इस पे निकाल लें, क्योंकि हमने लास्ट जॉब वर्क देख लिया था, दैट इज़ प्रोविज़न 19 सेक्शन 19। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 20 एंड 21 रेड विद द रेलिवेंट रूल्स। ठीक है, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है। सो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, तो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 20 एंड 21, ये किस चीज़ का सेक्शन है? ये है ISD का सेक्शन, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसे आप ऐसे कह सकते हैं हेड ऑफिस होता है। ये जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी टैक्सेस लगे होते हैं GST के, वो ये पे कर देता है। बट बेसिकली सर्विसेज इसको नहीं, ब्रांचेस को मिली होती हैं। तो ये इसको जो भी टैक्स है, जो भी GST है, वो उन सभी ब्रांचेस पे अपोर्शन करना पड़ता है, जिससे वो ब्रांचेस क्या कर सके, इनपुट ले सके। तो ISD क्या करता है, उन सभी ब्रांचेस को वो जो उसने टैक्सेस पे करे हैं उसका जो इनपुट बनता है वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फिर वो जो ब्रांचेस हैं वो उसका ITC लेती हैं। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कंटेंट। ISD इज़ बेसिकली एन ऑफिस, आप इसे ऑफिस बोल सकते हो, मेंट टू रिसीव टैक्स इनवॉइसेज। इसको टैक्स इनवॉइसेज मिलते हैं, है ना, टूवर्ड द रिसिट ऑफ इनपुट सर्विसेज। ठीक है, आपने क्या करा है, इनपुट सर्विसेज ली है। अब सर्विसेज किसने ली होगी? सपोज करते हैं हमने ऑडिट कराया है ब्रांचेस का, तो सर्विस ली है ना। तो सर्विस ली है अगर आपने, तो ये सर्विस ली है ब्रांच ने, पर इनवॉइस किसको मिल गया? ISD को। तो वही लिखा हुआ है कि ISD को सारे इनवॉइसेज मिलते हैं टुवर्ड्स द रिसिट ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट। और ISD क्या करता है, पहले तो वो ले लेता है सारे इनवॉइसेस, दूसरा वो काम क्या करता है, अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो क्या? द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। मैंने बोला था ना, जितने भी टैक्सेस बनते हैं इनपुट के, वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो क्रेडिट कर देगा ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन सच इनपुट सर्विसेज। किस किस को? टू सप्लायर यूनिट्स, जो भी यूनिट्स सप्लायर यूनिट्स हैं, राइट। ये अगर सपोज करो ये ISD है और ISD के 4 यूनिट्स हैं, तो इन चारों को अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन कि इन्होंने कितनी कितनी सर्विस यूज़ करी है, उस अकॉर्डिंगली हाँ वो उन सभी सप्लायर यूनिट्स को उसे दे देगा, हैविंग द सेम पैन प्रोपोर्शनेटली, राइट। तो सप्लायर यूनिट्स को देगा प्रोपोर्शनेटली जिनका सेम पैन रहेगा। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, एन ISD, एक सेकेंड, एन ISD इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अब आप कहोगे भैया ISD और बाकी ब्रांचेस को पहचानेंगे कैसे? तो ISD को पहचानने के लिए इसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन दो इट मे बी सेपरेटली रजिस्टर्ड, चाहे पहले से ही ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है। क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको एक सेकेंड प्रॉपरली बना के दिखाऊं, तो सपोज करिए ये ISD है, ठीक है, ये A B C और ये D, ठीक है। तो अब हम अगर सपोज़ करें ये कोई वायर मेकिंग कंपनी है और वायर मेकिंग ने 4 ब्रांचेस ले रखी हैं, 4 ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली इन्होंने कोई इनपुट सर्विसेज ली होंगी, इन चारों ने ली होंगी, ठीक है। अब उसका इनवॉइस किसको मिल गया? ISD को। ISD क्या कर रहा है? इन चारों को क्रेडिट कर रहा है। अब ISD को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे पहचानेंगे ये ISD है नहीं है? उनको अपने नाम से एक अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और वो कह रही है इवन दो आपने स्टार्टिंग से सेपरेट लिया हो तो उसे कोई मतलब नहीं है, अपने आप को ISD डिक्लेयर करवाओ। मतलब GST पोर्टल पे अब सारे, मतलब आप समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट को ये पता चलना चाहिए कि ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन के तहत ISD है, जिससे वो फटाफट से उसे आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, इवन दो इट मे बी सेपरेटली रजिस्टर्ड। हमें उससे मतलब नहीं है, पर अपने ऊपर एक ठप्पा लगवाइए, क्या? ISD का। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ISD के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं लगती कि इसको 10 लाख होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए, 40 लाख होना चाहिए, जो थ्रेशोल्ड हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे। तो ऐसी कोई थ्रेशोल्ड इसे पास ऑन नहीं करनी। अगर ये ISD है, ये सर्विसेज यूज़ नहीं करता, बस जो टैक्स है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो हम टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसके लिए इसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, राइट। यहाँ तो हमने अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो डेफिनेशन पढ़ ली और एक रजिस्ट्रेशन पढ़ ली। चलिए अब देखते हैं अब ISD कैसे कैसे काम करेगा। ISD शुड इशू अ ISD इनवॉइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ITC, राइट। हाँ, ISD क्या करेगा, उसको तो इनवॉइस मिल गया,
वो बाहर वाले सप्लायर ने आईएसडी को इनवॉइस दे दिया। अब आईएसडी वो जो टैक्स बनता है उसका इनपुट का, वो क्रेडिट कौन लेगा? आईएसडी थोड़ी लेंगी, वो सारी ब्रांचेज लेंगी जिन्होंने वो सर्विस यूज़ करी है। तो वो वही आईएसडी इनवॉइस बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आईटीसी। इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इन सच इनवॉइस। जो इनवॉइस वो ब्रांचेस को देगा उसमें क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए दैट इट इज़ इशूड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। मतलब आपस में हम कोई सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, जैसे होता है ना ब्रांच ट्रांसफ़र जो आप करते हो, ऐसा साबित होना चाहिए कि ये इनवॉइस ब्रांच ट्रांसफ़र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस इसीलिए बनाया गया है जिससे वो क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके आईएसडी, डिस्ट्रीब्यूट कर सके आईटीसी। द आईएसडी नीड्स टू इशू अ आईएसडी क्रेडिट नोट, उसे वो क्रेडिट नोट भी देना होगा। फॉर रिडक्शन इन क्रेडिट इफ़ द डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट गेट्स रिड्यूस्ड फॉर एनी रीज़न। सपोज़ करो आपको कितना क्रेडिट देना था, 100 रुपये। इनको आईएसडी वालों को ब्रांच ए को कितना क्रेडिट देना था, 100 रुपये। 100 रुपये ना देते हुए उन्होंने कितना दे दिया, 1000 रुपये। तो क्या करेंगे, क्रेडिट, हाँ यस, तो उनसे क्या मांग लेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो उन्हें क्रेडिट नोट इशू करेंगे फॉर द रिडक्शन इन क्रेडिट। अगर आपने क्या कर दिया हो, क्रेडिट में रिडक्शन, इफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट गेट्स रिड्यूस्ड, आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट है आपका वो गेट्स रिड्यूस्ड फॉर एनी, सॉरी इसमें क्या करा है, उल्टा बोल दिया मैंने, इसमें उल्टा है। देखिए अगर आपने, इन्होंने क्या करा है, आईएसडी ने अगर ए को जो भी दिया है वो 1000 रुपये देना था, 1000 रुपये ना देते हुए इन्होंने इनको 900 रुपये दे दिया, ठीक है। तो अब कितना डिफरेंस है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है जो कि कम है, और देना है। तो और देना है में लाइबिलिटी किसकी है, ट्रांसफ़र करने की, आईएसडी की। तो इसीलिए वो उसको क्या इशू कर रहा है, क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। ध्यान से देखिए ना, वो कह रहे हैं ना क्रेडिट नोट इशू कर रहा है फॉर रिडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट। मतलब अपने क्रेडिट में जो उसको क्रेडिट पास ऑन करना था उसने कम करा, 1000 करना था 900 कर दिया, रिडक्शन हो गई। इफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट गेट्स रिड्यूस, अगर गलती से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला क्रेडिट रिड्यूस हो जाता है तो वो जो बचा हुआ है उसके लिए वो क्या इशू कर देगा, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगा, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा, आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ, जितना भी आईटीसी अवेलेबल होगा, है ना, जैसे आपने 3-4 सर्विस ली और 3-4 सर्विस इनपुट सर्विसेज का टोटल मिला के आईटीसी जितना भी बनता है डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम मंथ। आपको उसी सेम मंथ में उसको आगे पास ऑन करना है जिससे वो सामने वाली ब्रांचेस क्या कर सके, अपने रिटर्न में उसका आईटीसी ले सकें, क्योंकि वही हो जाएगा वो, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट टैक्स पीरियड में किया वो तो पिछले महीने का हो जाएगा, तो राइट, क्योंकि टैक्स पेनल्टी, जो टैक्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ह्यूज होती हैं। ये उन कंपनीज़ के लिए किया गया जो बहुत ह्यूज होते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं आईएसडी है और साथ में ह्यूज ब्रांचेज़ हैं, तो वो उनका कितना टैक्स होगा, उस टैक्स के लिए वो चाहते हैं कि मैं आईटीसी यूज़ करूं। और अगर आपने उस टैक्स पीरियड में उसको आईटीसी नहीं दिया टाइम से तो जाहिर सी बात है उन्हें कितनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाएगी, राइट। तो इस चीज़ के लिए नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। जो भी आप दे रहे होंगे उसकी जितनी भी डिटेल होगी, एंड ऑल आईएसडी इनवॉइसेस, जितने भी इनवॉइसेस हैं इशूड शुड बी फर्निश्ड बाय आईएसडी इन मंथली जीएसटी और 6, ठीक है ना। तो रिटर्न्स होती हैं, जैसे 1 हो गई आपकी नॉर्मल आउटपुट की, 3B हो गई आपकी पेमेंट की जो आपने जितना भी नेट टैक्स दिया है, तो ऐसे 6 हो गई आपकी आईएसडी। तो आईएसडी वालों को क्या करना है, जितने भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट का किया है, मतलब ये 1 पॉइंट जो भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा जितने भी आईएसडी इनवॉइसेस रेज करे हैं उन्होंने, ठीक है। तो आप, मैंने 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करा, ये डिटेल देनी पड़ेगी कि 1000 कैसे किया, 100 यहाँ से आए, 200 यहाँ से आए, 300 यहाँ से आए, ऐसे करके, और उसमें मैंने क्या क्या इन्वॉइसेस रेज़ करे वो सारे इन्वॉइसेस भी डालने पड़ेंगे। और ये मुझे कब भेजनी है, मंथली बेसिस पे भेजनी है, ठीक है। आपको हर मंथ भेजनी है रिटर्न, क्योंकि हर मंथ आप ट्रांसफ़र करोगे ब्रांचेस को, तो हर मंथ ये जीएसटीआर दोगे विदिन 13 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मतलब आप ये समझ जाए ना, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 13 ऑफ नेक्स्ट, मतलब अगले महीने की जो 13 तारीख है वहाँ तक आपको ये भेजनी है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, आईटीसी ऑफ द इनपुट सर्विसेज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग्स दूस रेसिपिएंट। आप उन्हीं रेसिपिएंट पे बांटेंगे। चलो इसमें एक और बात आ गई कि आईएसडी है, मैंने आपको फिर एग्जांपल से वापस से सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ये आईएसडी है, इसकी 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है, ABCD। सपोज़ करो इनपुट सर्विस थी, किसी को AC रिपेयरिंग करवानी थी, किसी ने AMC, तो इन तीनों को AC रिपेयरिंग करानी थी, इसको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये वहाँ लद्दाख में है। सपोज़ करो ये ब्रांच, वहाँ ऑलरेडी इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ AC की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, ये वाली फैक्ट है ना। तो अगर हम बोलें ये लद्दाख में है, इसकी तो AC की ज़रूरत नहीं है, ये है मिड ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर AC रिपेयर की ज़रूरत है।
तो अब आप देखो क्या लिखा है, ITC ऑफ इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग दूस रेसिपिएंट, उन्हीं रेसिपिएंट्स में टू हुम द इनपुट सर्विस आर एट्रीब्यूटेबल, जिस पे एट्रीब्यूटेबल होनी है, मतलब जिन्होंने उसे यूज़ करा है। तो अगर इन्होंने यूज़ करा है तो सारा का सारा जो ITC होगा वो सिर्फ ABC में बटेगा, D को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब D ने यूज़ ही नहीं किया तो उसको किस बात का क्रेडिट मिलेगा और वो किस बात का क्लेम करेगा, राइट। तो ऐसे नहीं कर सकते आप। ITC इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑपरेशनल यूनिट्स ओनली। और ध्यान रखना, अगर सपोज करो पहले चल रही थी यूनिट्स और अब बंद हो गई, तो अब जब वो बंदी हो गई तो इसका मतलब उसकी रिटर्न्स नहीं जाती होंगी, उसको हटा दिया गया होगा, वाइप ऑफ कर दिया होगा, रिकॉर्ड में से भी हटा दिया होगा, मेंशन भी कर दिया होगा। तो जब वो यूनिट हटाई दी, ऑपरेशनल है ही नहीं, तो आप उसमें से उसको भी शो नहीं करेगी, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल ब्रांचेज यूनिट्स जो भी है उनको ही दिखाएंगे। तभी यहाँ पर लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑपरेशनल यूनिट्स ओनली एंड इन द रेशो ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। तो अच्छा चलो, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। पहले तो हमने ये जान लिया किसको करोगे, जिस पे एट्रीब्यूटेबल है, जिसने यूज़ करी। सेकेंड, जो ऑपरेशनल है, ये भी ठीक है। थर्ड है, किस में बांटोगे, रेशो क्या होगी। तो देखिए रेशो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको रेशो पता चल गई। रेशो है टर्नओवर, आपको टर्नओवर देखना है उसका कि ABC का कितना टर्नओवर है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ठीक है। तो टर्नओवर ऑफ द स्टेट और यूटी ऑफ द रेसिपिएंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड मतलब उस महीने का कर रहे हैं ना, तो उस महीने का जितना भी रेलिवेंट पीरियड का बनता है, ठीक है, टू द एग्रीगेट टर्नओवर। द रेलिवेंट पीरियड टू मतलब डिवाइड टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। तो जो भी रेलिवेंट पीरियड होगा उस रेलिवेंट पीरियड का सपोज करो ए का कितना है 10 लाख, और इसका 20 और इसका 30। तो आप ये देखो ए की रेशो कैसे निकलेगी, क्योंकि इन तीनों में जब एट्रीब्यूटेबल है तो इन तीनों का सम कर दो। जाहिर सी बात है, हम सम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो करते हो ना आप, एवरेज निकालते वक्त या फिर रेशो निकालते वक्त। तो जिसको भी निकालना होता है टोटल डिनोमिनेटर में रखते हो, और जिसका निकाल रहे हो उसे न्यूमरेटर में। तो ए का निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में 10 आएगा, और टोटल इन सब का करें तो कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 60। तो टोटल आप 60 से कर दोगे, है ना, 60 से कर दोगे, ये 20/60 हो जाएगा, ये 30/60 हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे रेशो निकलती है। तो वही चीज़ लिखी है कि आपको ऊपर रेलिवेंट पीरियड का टर्नओवर लिखना है, नीचे एग्रीगेट टर्नओवर लिखना है सारे रेसिपिएंट का ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, उसी रेलिवेंट पीरियड का, ठीक है। टू होम द, अच्छा और याद रखें क्वेश्चन में हमेशा आपको ये चीज़ दी होगी, टर्नओवर निकालने की जो प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं आती। अगर इंस्टीट्यूट को टफनेस रखनी है तो हाँ, तब वो पूछ सकता है आपसे कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। तो उसमें आप क्वेश्चन में पहले आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, टर्नओवर के बाद फिर ISD की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, सॉल्व करने के बाद नीचे जब आप टर्नओवर की रेशो कैलकुलेट करेंगे तब आपको वो टर्नओवर जो डिराइव किया है आपने वर्किंग नोट में वो यहाँ रखना होगा, और उसके हिसाब से आपको ITC डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो सबके स्टेप वाइज मार्किंग चलती रहेगी, बट अगर टर्नओवर गलत आया तो आपकी पूरी रेशो भी गलत आएगी, रेशो से फिर आपका ITC भी डिस्ट्रीब्यूशन गलत आएगा। बट अगर आपने ITC सही उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है टू ईच ब्रांच तो उसके मार्क्स अलग मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से करना है कि कौन कौन से रेलिवेंट पीरियड का आप कंसिडर करेंगे। पर जनरली क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दी होती है कि आपको रेलिवेंट पीरियड का टर्नओवर दिया होगा हमेशा कोई ना कोई टैबुलर फॉर्म में कि अच्छा इनका ABCD है, इन सभी का इस महीने का इतना 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 टर्नओवर है, ऐसे ऐसे है। उसमें बस एक हिंट दे देंगे छोटा सा, जैसे आपको कोई इंटरेस्ट ऑन FD दे देंगे कि ये टर्नओवर में ऐड होगा कि नहीं होगा ना। तो ऐसा करके छोटा मोटा हिंट दे देंगे जो जस्ट फॉर चेकिंग कि आपकी नॉलेज कैसी है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएगी, वो एक ही कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे इंस्टीट्यूट। तो ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई, रेशो कैसे निकालनी है ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय टोटल एग्रीगेट ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स टर्नओवर, ठीक है। टू होम, हाँ फिर लिखा है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड टू होम द इनपुट सर्विस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इज एट्रीब्यूटेबल वही मतलब हो गया जहाँ जहाँ यूज़ हुई है। तो सपोज करते हैं AC की सर्विस का निकालना है, तो AC की सर्विस में D का पार्ट आप नहीं लेंगे, सिर्फ ABC का टर्नओवर लेंगे रेलिवेंट पीरियड का, टोटल का आएंगे 60, फिर 10/60, 20 और 30 रेशो आई, उस रेशो को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे किससे, जो उनका ITC। आप सपोज करो ITC है 1000 रुपये, 1000 रुपये बटना है ABC में, तो 1000 रुपये से ये सारी रेशोज़ को मल्टीप्लाई करें, बच जाएगा वो, है ना, सिंपल। थर्ड पार्ट, रेलिवेंट पीरियड इज़ कौन सा होता है। अब मैंने ऊपर आपको बोला ना, ये हम सीरीज़ वाइज चल रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने जाना किसको देगा, उसको जो एट्रीब्यूटेबल है जिसने यूज़ किया, प्लस उसमें भी ध्यान रखेगा, उसमें भी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाएगा उन यूनिट्स को बांट देना जिन्होंने यूज़ करा है, नहीं, उनमें देखेंगे कि वो यूनिट्स अभी करंटली ऑपरेशनल है या नहीं है, वो भी देख लिया। थर्ड हमने रेशो भी निकाल ली। अब रेशो में ये समझ नहीं आ रहा ये रेलिवेंट पीरियड क्या है, तो रेलिवेंट पीरियड इज़ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द लास्ट क्वार्टर प्रायर टू द मंथ, उस महीने से पीछे, प्रायर मतलब पीछे,
किससे पीछे, टू द मंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जिस भी महीने में आप ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो ना आईटीसी, हाँ उस महीने से जस्ट पीछे वाला क्वार्टर, राइट। तो पीछे वाला क्वार्टर सपोज करो, अगर मैं जुलाई की बात कर रही हूँ तो जुलाई से जस्ट पीछे वाला क्वार्टर अप्रैल मई जून, और अगर जुलाई की ना अगस्त की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, क्या मई जून जुलाई थोड़ी लोगे, उसमें भी सेकंड क्वार्टर में फॉल करते हो ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो सेकंड क्वार्टर की है, तो उससे भी प्रीवियस क्वार्टर अप्रैल में जून ही रहेगा, तो प्रायर टू द मंथ देखना है हमेशा। और दूसरी चीज़, या फिर आपको फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे मिलेगा, तो या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि टर्नओवर कैलकुलेशन तो तभी होती है ना जब पूरे साल का डेटा या पूरे क्वार्टर का डेटा अवेलेबल हो, पास्ट हो चुका है ना। टर्नओवर की डिटेल्स सभी निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड टर्नओवर से निकालेंगे फ्यूचर का, तो इसीलिए या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेंगे या फिर लास्ट क्वार्टर का लेंगे, जिस भी महीने में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फॉर विच द टर्नओवर फॉर ऑल द रेसिपिएंट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो जहाँ पे टर्नओवर आपको सारे रेसिपिएंट्स का क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड आईटीसी शुड नॉट एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया, कभी भी वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आईटीसी क्या उस आईटीसी से ज़्यादा हो सकता है जितना अवेलेबल था, नहीं हो सकता ना। सोचने वाली बात है, आपने आईटीसी 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ब्रांचेस को, क्या ये कभी भी उस आईटीसी से ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, या तो उससे कम होगा या उतना ही होगा, कि है ना। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 900 रुपये थे और आपने 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्यों कर दिए, इनवॉइस ही जब 900 रुपये जीएसटी पेबल का था, जिसमें से 3 ब्रांचेज या 4 ब्रांचेज यूज़ करेंगी, तो चारों में से उतना ही बांटोगे ना, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है, आईएसडी वाला टॉपिक। सबसे पहले आईएसडी की डेफिनेशन ये हो गई कि उसे टैक्स इनवॉइस मिलता है इनपुट सर्विस का, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, उसकी डेफिनेशन में उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। फिर उसमें आ गया कि वो क्या करता है, जो इशू होता है इनवॉइस, वो सबको इनवॉइस इशू करता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैं आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फिर ये जो भी करता है, अगर उसने कम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और ज़्यादा करने थे तो जो डिफरेंस का क्रेडिट नोट दे देता है। आईटीसी जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो उसी महीने में करोगे जिस महीने का वो बनता है, और जितनी भी डिटेल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन की और इनवॉइसेस की वो उस मंथ की जीएसटीआर 6 में आप दे दोगे 13 तारीख तक। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो सारे रेसिपिएंट्स में होंगे जिसने यूज़ करा है, और वो रेसिपिएंट सारे ऑपरेशनल यूनिट्स होने चाहिए। रेशो वही आपको टर्नओवर की रेशो यूज़ करनी है। टर्नओवर में जो रेलिवेंट पीरियड लोगे, या तो वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर होगा या लास्ट क्वार्टर का, जो भी महीने में ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगा। दोनों अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए याद रखना एक ही अवेलेबल होगा, या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा दे देंगे या लास्ट क्वार्टर का दे देंगे, ठीक है। आपको ढंग से ढूंढना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कभी भी अवेलेबल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। आप देख लो, एक लास्ट पार्ट और देख लो, सबसे अच्छा है लास्ट पार्ट है, ये देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, इफ़ द आईएसडी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस क्रेडिट टू एनी रेसिपिएंट, अभी देखो मैंने ये बात बोली थी, नीचे करती हूँ एक मिनट, ये देखो यहाँ पर मैंने ये वाली बात बोली थी क्रेडिट नोट वाली, ये पॉइंट, ये क्रेडिट नोट वाली बात बोली थी ना, कि अगर आपको कितने करने थे, 1000 करने थे, 1000 करने की बजाय आपने 900 कर दिए, तो जो 100 है उसका आप क्या कर दोगे, क्रेडिट नोट दे दोगे। ये तो आप रही बात कम करने की, यहाँ तो आपने क्या करा था, कम किया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपने ज़्यादा कर दिया है, एक्सेस कर दिया है। तो कह रहे इफ़ आईएसडी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस क्रेडिट टू एनी रेसिपिएंट, तो जो एक्सेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट, आपको उस ब्रांच से रिकवर करना होगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि गलती आपकी है। सपोज़ करो आपने आपने उसे ट्रांसफ़र कर दिया, सपोज़ करो, हाँ यही वाला केस ले लेते हैं, आपको करने कितने थे, 1500 करने थे, है ना, और आपने कर कितने दिए, 2000 रुपये, तो आपने 500 रुपये उसे फालतू दे दिए, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के हिसाब से आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो आप तो 500 रिकवर करोगे प्लस इंटरेस्ट रिकवर करोगे, एज इट वाज टैक्स नॉट पेड। हम ये मान लेंगे ये वो वाला अमाउंट है ना, क्योंकि टैक्स पे ही नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्स कितना पे हुआ था, 1500, गलती से इनवॉइस कितने का बनवा दिया, आईएसडी ने, डिस्ट्रीब्यूशन कितने की कर दी, 2000 की, तो ये 500 वो टैक्स है जो अभी तक पे ही नहीं हुआ, तो उसका क्रेडिट कैसे ले लोगे, जाहिर सी बात है ना, तो ले ही नहीं सकते, तो इसलिए आप उसे रिकवर करोगे विद इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल आईएसडी का टॉपिक फुल एंड फाइनल कंप्लीट, ठीक है। सो गाइस, हम इस वाले में आईएसडी कर लिया हमने फुल, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कि कौन किसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।